तो यहाँ पे आपका एक एक मार्क्स पे 5,000 6,000 रैंक आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों के लिए कि ये समझना बहुत जरूरी है कि क्लास में हमेशा टीचर से एकदम फ्रेंडली रहना है। कोई भी डाउट हो आप क्लास में खत्म हो जाए, क्लास के बाद कोई डाउट हो तो आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दे। मेरा पास हमेशा डेली 1 2 3 स्टूडेंट के डाउट्स आते हैं कि सर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा या फिर ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा है। तो मैं जब भी टाइम मिलता है तुरंत आधे घंटे 1 घंटे में जब भी टाइम मिलता है, मैं ये तो नहीं बोल रहा कि एकदम तुरंत आपके सारे टीचर, सबके ऐसा नहीं सिर्फ मैं, सारे टीचर्स यही करते हैं। आपके यस पास सर। अगर डाउट्स आ रहे हैं तो उस टाइम तुरंत टाइम मिलेगा वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। यस सर। और किसी पूछना हो तो। सर अगर आप रैंक शेयर करना चाहें तो अच्छा होता। किसका रैंक? सर आपका मतलब कौन सा रैंक मेरा? जेई मेंस एंड एडवांस दोनों। अच्छा, देखो मेरा जेई मेंस में 17,000 रैंक था और जेई अच्छा। एडवांस में मेरा 8,000 रैंक था। मैं ड्रॉप नहीं किया था, मैं फ्रेशर ही था। तो इस वजह से मैं ड्रॉप करने का ऑप्शन था बट मैंने नहीं किया था क्योंकि मेरा WBJE में अच्छा मार्क्स आ गया था। हम्म। ठीक है। यस सर। कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो, मैं ठीक पढ़ाता हूँ मार्क्स। नहीं सर, वैसा कुछ ठीक है, और किसी को कुछ नहीं। पूछना हो? यस सर। चलो ठीक है, तो कुछ कुछ चलो आज कुछ कुछ स्टार्टिंग का देखते हैं काइनेमेटिक्स में। तो काइनेमेटिक्स में देखो सबसे पहले कुछ कुछ चीजें हैं। मैकेनिक्स को मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे। मैकेनिक्स को क्या क्या, मैकेनिक्स में क्या क्या पढ़ना होता है। तो मैकेनिक्स बेसिकली 2 ब्रांचेज में डिवाइड होता है, पता होगा आप लोग को मैकेनिक्स के बारे में। एक हो जाता है हमारा स्टैटिक्स और दूसरा क्या हो जाता है, डायनेमिक्स। ठीक है। तो बेसिकली स्टैटिक्स हम लोग को बहुत कम ही पढ़ना होता है। स्टैटिक्स में जब आप इंजीनियरिंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि स्टैटिक का जो मेन मोटिव होता है वो होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एक चैप्टर होता है। या फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, आपके 11th में होगा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है ना। तो ये एक पार्ट होता है, इसके बारे में अभी ज्यादा नहीं पढ़ते, अभी हम लोग फोकस करते हैं डायनेमिक्स के बारे में। तो डायनेमिक्स को हम लोग 2 ब्रांच में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा हो जाता है काइनेटिक्स और एक हो जाता है काइनेमेटिक्स। किसी को पता है काइनेटिक्स काइनेमेटिक्स का डिफरेंस? कोई जानता है कुछ काइनेटिक्स के बारे में या काइनेमेटिक्स के बारे में, कुछ भी जानता हो अगर कोई तो। चलो स्टैटिक्स डायनेमिक्स के बारे में कोई कुछ जानता है? स्टैटिक्स क्या होता है, डायनेमिक्स क्या होता है? कुछ किसी को कोई भी आइडिया हो, एक वर्ड भी अगर पता हो स्टैटिक्स या काइनेटिक्स से रिलेटेड कुछ भी पता हो तो। सर स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ। स्टैटिक्स मतलब रुका हुआ, चलिए बहुत अच्छा। और कुछ? और सर डायनेमिक्स से तो लगता है डायमेंशंस में होता होगा कुछ। नहीं, डायनेमिक मतलब क्या होता है, डायनेमिक नेचर। डायनेमिक नेचर, चेंजिंग नेचर। हाँ डायनेमिक मतलब वो मोशन में है। डायनेमिक्स मतलब डायमेंशन से मत रिलेट करना है इसको। डायमेंशन और डायनेमिक्स देख रहे हो ना, अलग अलग है दोनों। DIM है और DIN है, यहाँ पे मिक्स नहीं यस सर। करना। तो बेसिकली डायनेमिक्स स्टैटिक्स डायनेमिक्स का मैं बात करता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग का ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट इज इन मोशन और ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। स्टैटिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या होता है, वहां पे ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहता है, उस पर कोई फोर्स लग रहा है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, इसका मास m है और इस पे एक इधर से F लग रहा है और इधर से भी F लग रहा है। तो ये पक्का बात है स्टैटिक्स रहेगा, ये रुका हुआ रहेगा कि नहीं बताओ? यस। इक्वल टू जीरो है, ये भी बहुत मेंशन करना जरूरी है क्योंकि हो सकता है ये मोशन में हो तब इस पे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ हो, है कि नहीं। तो ये मोशन करता रहेगा कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ। ये सब तो पढ़े हो गए 10th में कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे इक्विलिब्रियम में है तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मोशन करता रहेगा या तो रेस्ट में रहेगा। दो दो ऑप्शन होता है इसके पास, तो मैंने इसलिए स्पेसिफाई का वेलोसिटी जीरो है, मतलब ये रुका हुआ है और इस पे दोनों साइड एक एक फोर्स लग रहा है। तो ये स्टैटिक्स होगा। काइनेमेटिक्स डायनेमिक्स का अगर बात करें तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन में होता है। वो एक्सिलरेटेड मोशन में हो सकता है, किसी भी तरीके का मोशन में होता है, बट वो मोशन में होता है।
अब इसको फर्दर डिवाइड करने का जो बात है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स, तो काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स का अगर मैं बात करूं तो काइनेटिक्स में क्या होता है कि हम लोग फोर्स को भी कंसिडर करते हैं कि उस पे फोर्स कितना लग रहा है और किस फोर्स की वजह से मोशन हो रहा है, ठीक है ना। काइनेटिक्स का अगर बात किया जाए तो यहाँ पे हम लोग कंसिडर करते हैं कि उस पे फोर्स लग रहा है और उस फोर्स को भी कंसिडर करते हैं। लेकिन काइनेमेटिक्स में हम लोग को फोर्स से कोई मतलब नहीं होता, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसका मोशन स्टडी करते हैं। इसका देखिए एग्जांपल में समझाता हूँ। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने यहाँ से v वेलोसिटी से फेंक दिया, ठीक है, यहाँ से थीटा एंगल। ये प्रोजेक्टाइल के बारे में आपने सुना होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन इसको कहते हाँ हैं। सर। ये ऐसे करके यहाँ से ऐसे जा करके यहाँ पे गिरेगा, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या फोर्स के बारे में कुछ बोलते हैं कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है? नहीं, कोई नो फोर्स सर। टॉपिक आता है, कोई फोर्स का नाम नहीं लेता है। हम लोग को मतलब होता है एक्सेलरेशन से, वेलोसिटी से, डिस्टेंस से, या फिर डिस्प्लेसमेंट, जो भी इसको बोले, डिस्प्लेसमेंट से। तो यहाँ पे किसी तरीके का फोर्स के बारे में कोई बात नहीं होता है, ठीक है। लेकिन अगर एक हम इक्विलिब्रियम वाला ऐसा कंडीशन लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है, इस पे इधर एक फोर्स लग रहा है और एक इधर एक फोर्स लग रहा है, तो इसका फाइंड एक्सेलरेशन या फिर वेलोसिटी। यहाँ पे हम लोग फोर्स कंसीडर नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता है कि नहीं। यहाँ पे हम लोग को कंसीडर करना पड़ेगा, सिग्मा एफ इज इक्वल टू एम, हम लोग को यूज करना ही पड़ेगा यहाँ पे। तो बेसिकली क्या होता है काइनेटिक्स और काइनेमेटिक्स में यही डिफरेंस है कि काइनेटिक्स में वी कंसीडर फोर्स, यहाँ पे मैं एकदम शॉर्ट में डिफिनेशन लिखता हूँ, वी कंसीडर द कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन क्या होता है? फोर्स। कॉज ऑफ मोशन, हम लोग यहाँ पे जो कॉज ऑफ मोशन है उसको भी कंसिडर करते हैं, दैट इज फोर्स। और यहाँ पे क्या होता है? वी कंसिडर ओनली मोशन, हम लोग सिर्फ मोशन को कंसिडर करते हैं। कोई फोर्स उस पर कितना लग रहा है हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है कि उस पे उसका वेलोसिटी कितना है, उसका एक्सेलरेशन कितना है और डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, ठीक है। यस यस सर। ठीक है ना। तो देखिए काइनेमेटिक्स में मैं आपको बताता हूँ कि पढ़ना क्या क्या है। राइटिंग दिख रहा है ना, या फिर थोड़ा सा बड़ा लिखूं मैं? हेलो, यस सर। यस सर, राइटिंग ठीक है, मतलब थोड़ा बड़ा लिखूं या फिर इतना ठीक है? ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ सर। ठीक है, चलो। तो चलिए काइनेमेटिक्स का बात करते हैं। तो काइनेमेटिक्स में हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? 1D मोशन, ठीक है। इसी में हम लोग को पढ़ना होगा रिलेटिव मोशन इन 1D, या फिर रिलेटिव मोशन मैं लिख देता हूँ इसको, 1D और 2D दोनों में पढ़ना होता है, 1D और 2D। फिर हम लोग को पढ़ना होता है 2D मोशन। 2D मोशन में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? प्रोजेक्टाइल, जो कि अभी मैंने दिखाया, और फिर उसके बाद हाइपरबोला। सर्कुलर मोशन। नहीं नहीं सर नहीं, हाइपरबोला किसमें रहता है? हाइपरबोला का कोई मोशन हम लोग को पढ़ना नहीं है फिलहाल, अभी अभी तक तो नहीं पढ़ना है कुछ। पैराबोला, वो भी तो एक मोशन है ना। पैरा हाइपरबोला कोई फिजिक्स में भी ऐसा नहीं है कि हाइपरबोलिक मोशन होता हो, ठीक है ना। अभी मैकेनिक्स में कोई भी ऐसा मोशन नहीं है जिसमें हाइपरबोलिक हो। पैराबोलिक मोशन होता है, ये वाला जो मोशन है, जैसे एक हाँ पत्थर को रहे हैं तो ये तो पैराबोलिक मोशन। पैराबोलिक मतलब? पैराबोला आपने नहीं पढ़ा है? अच्छा, एक एक कर्व होता है, जैसे सर्कल है ना, स्ट्रेट लाइन सर्कल, वैसे ही पैराबोला एक कर्व होता है, y इज इक्वल टू एक्स फोर एक्स स्क्वायर, ऐसे करके एक कर्व होता है, ठीक है ना। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखिए, ये हमारा पैराबोला है, समझ रहे हैं। तो ये यस सर। कर्व बेसिकली एक कर्व है, इसके लिए अभी ज्यादा नहीं सोचना, ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में आज बिल्कुल नहीं जाना है, ठीक है ना। एकदम सिंपली समझना है काइनेमेटिक्स को, किसी तरीके का कॉम्प्लिकेशन नहीं है अभी, और जरूरत नहीं है कहीं पे आपको पैराबोला जानने का, जरूरत ही नहीं है। अगर आप काइनेमेटिक्स पढ़ रहे हैं आपको कहीं पैराबोला का जानने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके लिए बिल्कुल आप अभी निश्चिंत रहना है कि पैराबोला ये सब नहीं पता है, कुछ नहीं जानना है आपको, आपको कुछ नहीं पता है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको कुछ नहीं पता है, आपको ये भी नहीं पता है मोशन क्या होता है, फिर भी मैं सब कुछ स्टार्टिंग से बताऊंगा, मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। बताइए मोशन क्या होता है, किसी को कुछ पता है मोशन के बारे में? नहीं, नहीं सर। सर जब ठीक है, बताइए मोशन क्या होता है, किसी को कुछ पता है मोशन के बारे में? यस सर, थोड़ा बहुत आइडिया। ठीक है, बताओ। जब कोई ऑब्जेक्ट टाइम के पैसेज
कि मतलब जैसे टाइम बीतता जाता है वैसे वैसे वो भी अपने पोजीशन से मूव करता है, तो वो ऑब्जेक्ट हम लोग कहते हैं कि वो मोशन में है। ठीक है, तो रेस्ट किसको कहते हैं? जब कोई सर नो ऑब्जेक्ट मूव टाइम अनचेंज्ड रहता है। So when there is no displacement with respect to time. ठीक है, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, फिर जवाब तो दे देना चाहिए। ये हमारा एक ट्रेन है, ठीक है, एक 4 डब्बे का ट्रेन है ये। 4 डब्बा नहीं, 3 डब्बा, ये एक इंजन है। ये मोशन कर रहा है v वेलोसिटी के साथ, ठीक है। यहाँ पे मान लेता हूँ मैं खड़ा हूँ, और यहाँ पे तुम में से कोई खड़े हो, तुम लोग यहाँ पे इस डब्बे में खड़े हो सब लोग। तो क्या मैं मोशन कर रहा हूँ? नहीं, नहीं सर। नहीं कर रहा हूँ मोशन। विथ रेस्पेक्ट ठीक ऑफ है, अब ट्रेन तुम में से ट्रेन कर रहा है, बट हम लोग रेस्ट पे हैं। ट्रेन ठीक की है, रेस्पेक्ट लेकिन अगर में सपोज हम लोग रेस्ट में हैं। यहाँ पे ये स्टेशन पे एक तुम्हारा फ्रेंड कोई वेट कर रहा है, वो भी ट्रेन पे चढ़ने वाला है, तो क्या उसके मैं मोशन कर रहा हूँ, उसको क्या दिखेगा, मैं मोशन कर रहा हूँ या नहीं? यस सर, मोशन कर। यस सर। तो रियलिटी क्या है, मतलब मैं मोशन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ? एक टर्म में नहीं कर रहे एक सर। नहीं कर रहे। एक अगर हम लोग अंदर से देखें तो नहीं कर रहे, लेकिन अगर कोई बाहर अंदर से हम से लोग को देख रहा है तो मुझे एक सच जानना है कि मैं मोशन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। Sir, with respect to नहीं कर रहे आपका सर। रेफरेंस फ्रेम आपका ट्रेन से होगा तो कोई मोशन नहीं है, लेकिन बाहर से होगा, बाहर जो देख मेरा सिंपल सा एक क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, कुछ भी उसमें कोई तरह का कंडीशन नहीं लगाना है, उसका आंसर देना है हाँ या ना में। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मैं मोशन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ? नहीं कर रहे सर। नहीं कर रहे। कैसे पता कर रहा हूँ? इसके रिस्पेक्ट में देखोगे तो मैं बढ़ रहा हूँ आगे। लेकिन सर बॉडी आपका रेस्ट पोजीशन में सर। सोच, इसके बारे में सोचना होता है, थोड़ा सा सोचो कि क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या है, मैं मोशन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। जैसे एग्जांपल में देखो ना, कोई भी चीज सर आप दुनिया अपने रेस्पेक्ट में मोशन नहीं कर रहे, और जो सामने वाला दिखेगा उसके रेस्पेक्ट में आप मोशन कर रहे हैं। सर आप मोशन नहीं करें क्योंकि आपका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, इसलिए तो मैं बोल रहा था। इसका आंसर रियलिटी में पता है इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है कि आई कांट से एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। जैसे क्योंकि दोनों दुनिया में कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है या रेस्ट में है, ये हमको कैसे पता होगा? हम तो खुद नहीं पता कि हम रेस्ट में है मोशन में है। इसका एग्जांपल मैं देता हूँ। अर्थ तो हमेशा 1600 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है ना, तो मैं रेस्ट में कैसे हो सकता हूँ? तो देखो, सिंपल सा, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, पता है फिजिक्स बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज है। तो कोई भी चीज रेस्ट में है या मोशन में है, ये हर तभी बात करेंगे जब किसी रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। नो ऑब्जेक्ट इज इन एब्सोल्यूट मोशन और नो ऑब्जेक्ट इज इन एब्सोल्यूट रेस्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट मोशन में नहीं हो सकता है, वो किसी ना किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में जरूर होगा। तो हम लोग सर जब भी इसका रेस्ट का बात कर, प्रूफ, क्या प्रूफ, मतलब किस चीज का प्रूफ पूछ रहे हो? सर जो अभी आप बोल रहे थे। ये प्रूफ, इसका मतलब कैसे प्रूफ कर सकते हो इसको? किसी भी चीज को तुम रेस्ट में प्रूफ कर सकते हो? क्योंकि अगर सन की रेस्पेक्ट में तो हम लोग सभी मूव कर रहे हैं, ठीक है, मैं एग्जांपल देता रेस्ट हूँ। में भी है तो तुम्हारे पास 1 kg का एक वेट है, ठीक है, ये 1 kg का एक पत्थर है, 1 kg का एक वेट है। अब मैं तुमसे बोलूंगा कि प्रूव करो कि ये 1 kg है, कैसे प्रूव करोगे? तुम उसको 1 kg मान के ही तो कैलकुलेशन कर रहे हो ना। तो उसी तरीके से फिजिक्स में क्या है कि तुम मान चुके हो कि रेस्ट और मोशन हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। रेस्ट और मोशन को कोई डिफाइन कर करना सकता पड़ेगा। है? रेस्ट को हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया जाता है कि उसके रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है।
और इसके रिस्पेक्ट में मोशन में है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है समझना तुम्हारे लिए फिजिक्स में, कि वो रेस्ट में होता है और मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमेशा वो किसी के रिस्पेक्ट में है। अगर तुमसे कोई भी पूछ रहा है, कोई भी तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए पूछ रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है वो 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो बताओ कि वो रेस्ट में है या मोशन में, तो बोलो हम नहीं कह सकते हैं कि वो रेस्ट में है मोशन में है। हाँ, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में वो मोशन में है, लेकिन हो सकता है कि किसी और ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में होगा। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एट अ टाइम रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है। यहीं पे देखो, इसका लाइव एग्जांपल तो मैं दे चुका हूँ। ये मैं तुम लोग के रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूँ, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में मोशन में हूँ। तो मैं एक टाइम पे रेस्ट में भी हूँ और मोशन में हूँ, तो कौन सा सच है? सच तो कोई भी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि रेस्ट और मोशन जो होता है वो डिफाइन होता है किसी के रिस्पेक्ट में, कि मैं उसके रिस्पेक्ट में रेस्ट में हूँ, मैं इसके रिस्पेक्ट में मोशन में हूँ। मैं मोशन में हूँ सिर्फ कह देना गलत सेंटेंस है। आई एम इन मोशन ये कहना गलत है। मैं उसके रिस्पेक्ट में मोशन में हूँ। समझ रहे हो इस चीज और को सर सब लोग? अगर किसी का रिस्पेक्ट हुआ ही नहीं तो हम लोग क्या है? किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, इसका भी मैं एग्जांपल देता हूँ। तुम लोग में से कोई आइंस्टीन का मूवी देखा है? उसमें बहुत अच्छे से इसको डिफाइन किया गया। देखो, तुम एक ऑब्जेक्ट को लो, ठीक है ना, उसको स्पेस में जाके छोड़ दो, जहां पे कोई, और सारा तारा प्लैनेट्स ये सब कुछ हटा दो, सब कुछ हटा दो। इमेजिन करने में बोल रहा हूँ कि वहां पे कोई प्लैनेट्स नहीं है, कोई स्टार्स नहीं है, कोई बॉडी नहीं है, एक भी मास नहीं है स्पेस में। तो बताओ कि वो रेस्ट में है कि मोशन में? हम लोग बता सकते हैं उसके बारे में? नहीं सर। सोच के देखो ना, कितना इंटरेस्टिंग चीज है ये, कि एक स्पेस में ले गए तुम किसी ऑब्जेक्ट को और वहां पे रख दिए। अब वो भले ही 100 मीटर पर सेकंड के स्पीड के साथ घूम रहा है, लेकिन पता ही नहीं चलेगा कि वो मोशन में है कि रेस्ट में है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं जिसके रिस्पेक्ट में बोल सके कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम हुआ है या ज्यादा हुआ है। सोचो। यस सर। किसी को कुछ पूछना है इस बारे में? कुछ डाउट है? ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत टफ कॉन्सेप्ट था, आप लोग को कुछ डाउट नहीं हो रहा है? जैसे कि अगर हम बात करते हैं, जैसे एक पत्थर फेंक रहे हैं, एक पत्थर फेंक रहे हैं, ये मोशन में है, तो इसका मतलब क्या है? ये अर्थ से दूर जा रहा है, तभी तो हम कह रहे हैं ना कि मोशन में है। अब यहाँ से हर अर्थ को ही हम हटा देते हैं, अगर अर्थ को यहाँ से रिमूव करें तो पता चलेगा कि मोशन में है कि रेस्ट में है? नहीं पता चलेगा। तो उससे रेस्ट भी होगा, वो भी नहीं पता चलेगा। बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो रेस्ट में है, मोशन में हम कह ही नहीं सकते हैं। वो रेस्ट में भी रहेगा, मोशन में भी रहेगा, एक जैसा लगेगा। तो रेस्ट और मोशन जितना इजी दिखता है ना, उतना इजी है नहीं। रेस्ट और मोशन के वजह, इसको समझने में कितना साल बीत जाता है कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है रेस्ट और मोशन। इसीलिए एक टर्म डिफाइन किया जाता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नाम सुना होगा आप लोगों ने, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हाँ सर, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसका बहुत यूज आएगा काइनेमेटिक्स में। ठीक है। बोलो, किसी को कुछ पूछना है अभी? नो सर। पक्का? यस। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रेफरेंस फ्रेम, इसके बारे में किसी को कुछ पता है? सर जिसके रेफरेंस में हम लोग बात करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट किसके रेफरेंस में मोशन में है, किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है। इसको अगर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो ऐसे समझ सकते हो कि हम जहां पे बैठ के देख रहे हैं वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाएगा। अगर हम जमीन पे बैठ के देख रहे हैं तो जमीन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर हम ट्रेन में बैठ के देख रहे हैं तो हम ट्रेन हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अगर हम उस इंसान के कंधे पे बैठ के देख रहे हैं तो कंधा उसका मेरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। समझ रहे हैं ना? तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस को अगर सिंपल टर्म्स में डिफाइन किया जाए तो क्या होगा? एकदम सिंपल, कोई फॉर्मूला, कोई डेफिनेशन नहीं। हम जहां पे बैठ कर ऑब्जर्व कर रहे हैं, जहां पे बैठ करके हम किसी भी फेनोमेना को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो जाता है। सही है? यस सर। यही होता है ना फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
तो ठीक है, मैं कुछ ज्यादा कॉन्सेप्चुअली अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअली मैं पढ़ाऊंगा जब क्लास रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा, तो स्टार्टिंग से शुरू करने में ज्यादा अच्छा सिनर्जी फील होता है। अभी मैं सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, कितना स्कोप होता है, कितना इंटरेस्टिंग है फिजिक्स। फिजिक्स में जैसे कि जब हम लोग को पढ़ना होता है रोटेशन, रोटेशन कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जितना चीज देखते होंगे, जैसे कि कभी दौड़ते दौड़ते पैर में कुछ टकरा जाता है, हम लोग गिर जाते हैं ना। यहाँ पे दौड़ते जा रहे हैं, ऐसे दौड़ रहे हैं पूरा जोर से, यहाँ पे एक पत्थर है, पत्थर से टकराया पैर, ऐसे गिर गया सर के बल। गिर जाते कि नहीं गिरते थे बचपन में, अभी भी गिर जाते होंगे कभी कभी दौड़ते दौड़ते। तो इसका क्या रीजन है? इसको टॉपलिंग कहते हैं। क्या रीजन था कि हम गिर गए? क्या कहते हैं? क्या बोल रहे हो? सर सुनाई नहीं दिया आप क्या बोले। मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि एक दौड़ रहे हो, अचानक पत्थर से टकराया पैर और तुम गिर, ठीक है, सर के बल तुम गिर गए हो। तो उसका क्या रीजन था, क्यों गिर गए हो? और गिरे तो सर के बल ही क्यों गिरे भाई? पैर के बल क्यों नहीं गिरे? स्लिप क्यों नहीं किए? सर के बल ही क्यों गिरे? क्योंकि अपर बॉडी अपर पोर्शन मोशन में था हाँ, और लोअर रेस्ट में। पोर्शन पत्थर की वजह से रेस्ट हो गया, नहीं तो नहीं, उसके वजह से हम लोग का बेंडिंग होके गिर गए। तो वही रीजन है ना कि क्यों हुआ वो। मतलब ऐसा क्यों नहीं था कि पूरा बॉडी एक साथ गया। वो आगे देखो, समझ में तो सब कुछ आता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए ना कि क्यों हो रहा है। पत्थर को हम ऊपर फेंक रहे तो सबको पता है वो नीचे आएगा, लेकिन क्यों हो रहा है इसका रीजन पढ़े हो कब आकर के? जब तुमने पढ़ा होगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक ग्रेविटेशनल अर्थ जो होता है किसी चीज को अपने तरफ पुल करता है, इस वजह से वो नीचे आता है। तो ठीक है, ये तो तुम्हारा बिल्कुल कहना सही कि अपर बॉडी मोशन में था, नीचे वाला बॉडी रेस्ट में आया, तो इस वजह से वो गिर गया। लेकिन इसका क्या रीजन था? उसका कोई रीजन तो होगा ना। कोई फोर्स तो हमारे ऊपर लगा नहीं रहा है कि हम गिर गए, है कि नहीं? कोई हमारे ऊपर फोर्स, अगर हमारे पर पत्थर टकराया तो हमको वहीं पे रुक जाना चाहिए था। अगर तुम दीवार से टकरा रहे हो तो क्या होता है बताओ? अगर तुम दीवार से टकरा रहे हो तो वहीं पे रुक जाते हो ना, दीवार तोड़ के क्रॉस कर जा रहे हो, बताओ? नहीं होता। तो कुछ कुछ रीजन होता है हर चीज का, कि जो कि समझना होता है हम लोग को कि क्यों ऐसा हो रहा है। वो सब कुछ पता है, सब कुछ हम सोच सकते हैं, सब कुछ हमें समझ आ रहा है, लेकिन उसका रीजन तो पता होना चाहिए। प्रेशर कुकर जैसे एग्जांपल लेता हूँ, प्रेशर कुकर में चावल क्यों जल्दी पकता है, ये बताओ? किसी को पता है कुछ? स्टीम की वजह से। स्टीम की वजह से। तो ऐसा तो फिर ठीक है, तो स्टीम तो हम एक नॉर्मल ओपन वाले बीकर में भी लेंगे तो स्टीम तो उबलेगा वहां पे, वहां भी स्टीम बनता है। प्रेशर की वजह से। किसकी वजह से? प्रेशर। प्रेशर, ठीक है। तो हाँ ठीक है, प्रेशर की वजह से क्यों पकता है? प्रेशर की वजह से ऐसा क्या होता है कि वो पक जाता है? हीट और इवॉल्व होता है क्या? क्या क्या क्या? और हीट इवॉल्व होता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है और हीट इवॉल्व होगा। पानी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही रहेगा, मतलब वो गर्म उतना ही रहेगा जितना प्रेशर कुकर में है और जितना नॉर्मल वाटर है। ऐसा थोड़ी कि 100 डिग्री सेल्सियस का पानी अगर कुकर में डालेंगे तो वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। देखो, इसका भी बहुत इंटरेस्टिंग रीजन है, समझना इसको अच्छे से, ठीक है ना? मैं थोड़ा सा क्या बोलते हैं टॉपिक से हट के बता रहा हूँ, मतलब सिर्फ दिखाने के लिए कि कुछ क्या क्या स्कोप होता है फिजिक्स का। तो बेसिकली होता ही है ना कि वाटर का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर हम इसका प्रेशर बढ़ा रहे हैं, अगर हम इसका प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो जैसे कि नॉर्मल 1 atm टेम्परेचर का बात किया जाए तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री। 100 डिग्री सेल्सियस। लेकिन प्रेशर कुकर में क्या होता है? प्रेशर कुकर जो हम पैक करते हैं तो उसके अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, मतलब लगभग 2 या 3 atm मान लेते हैं होगा। 3 atm मान लेते तो उसके अंदर प्रेशर होगा, है कि नहीं? प्रेशर तो बढ़ता है ना, ये तो सबको पता है ना कि प्रेशर उसका बढ़ जाता है अंदर में, तभी तो उतना तेजी से वो हवा निकालता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट मान लेते हैं बढ़ करके 140 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब देखो क्या डिफरेंस क्या क्या है। अब तुम खुद बताओ कि एक 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर में ज्यादा गर्मी होगा या फिर 140 डिग्री सेल्सियस वाले पानी में ज्यादा गर्म होगा? कौन सा पानी ज्यादा? 140 वाला गर्म होगा। तो जो पानी ज्यादा गर्म है वो जल्दी से पकाएगा ना खाना, उसके वजह से चावल जल्दी पक जाएगा। समझ रहे हो ना? जैसे कि अगर किसी चीज को जल्दी पकाना होता है तो हम उसको ज्यादा गर्म करते हैं ताकि वो जल्दी पक जाए। तो वही बात है कि यहाँ पे 140 डिग्री सेल्सियस अगर रहेगा पानी का टेम्परेचर तो वो जल्दी चावल जो है वो जल्दी पक जाता
ऐसा कुछ नहीं है कि वो अंदर स्टीम, बहुत लोगों का मैंने आंसर सुना है, बहुत लोग मतलब 90% लोग ये आंसर देते हैं कि उसके अंदर जो स्टीम होता है उसके वजह से और ज्यादा पकता है। तो स्टीम तो पानी के ऊपर है ना, पानी के ऊपर तो स्टीम है, तो क्या कर लेगा स्टीम पानी के ऊपर रह के। ये देखो ये रहा स्टीम, ये हमारा प्रेशर कुकर है, ये स्टीम है। तो स्टीम की वजह से थोड़ी कुछ हो रहा है, स्टीम तो सिर्फ प्रेशर क्रिएट करने में मदद कर रहा है। स्टीम थोड़े ही चावल पका सकता है, बताओ, स्टीम से चावल थोड़ी पकता है, वो तो पानी की वजह से पकता है ना। समझ रहे हो सब लोग? यस सर। चलो, तो काइनेमेटिक्स में हम लोग को जो जो टॉपिक्स पढ़ना है वो ये सारा टॉपिक्स हम लोग पहले क्लासेस से स्टार्ट करेंगे। 1D मोशन, 1D मोशन में बहुत ही 1D मोशन समझ में आता है ना सबको? 1D मोशन क्या होता है? अच्छा, कितना डायमेंशन होता है स्पेस में? कितना डायमेंशन है सर 8 शायद। 8 डायमेंशन? वाह, अरे बहुत ज्यादा हो गया ये तो। सर 4 डायमेंशन 4 और 5। वाह, 4 डायमेंशन। सर 3 डायमेंशन। काइनेमेटिक्स में फोर्थ नहीं पढ़ना होता है, टाइम इज 4 डायमेंशन। ये तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट है, बट वो हम लोग को काइनेमेटिक्स में नहीं अप्लाई करना है। काइनेमेटिक्स में 3 ही डायमेंशन होता है, एक्स वाई जेड। ना वो आप स्पेस में बोले स्पेस में ही, स्पेस का मतलब क्या होता है? स्पेस का मतलब होता है मतलब वैकेंट जगह, जिसको जगह बोलते हैं, ए वॉल्यूम जिसको कहते हैं, वो स्पेस है हमारा। स्पेस मतलब ये नहीं कि वो जो जहाँ पे मार्स और जुपिटर है वो स्पेस हो गया, वो तो टर्म स्पेस है ना। स्पेस का मतलब जगह होता है, रूम में भी तुम्हारे स्पेस है। तो स्पेस में 3 डायमेंशन होते हैं, 1 2 3, एक्स वाई जेड। सर लेंथ हाइट ब्रेथ वाला। बिल्कुल। एक्स वाई जेड ये होता है ना, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, 3 एक्सिस पढ़े हो ना अभी तक? हम्म। ये एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ठीक है? 3 ही सर ये एक्सिस जेड एक्सिस टेढ़ा क्यों होता है, मतलब डायगनली क्यों होता है? होता है, वो इनटू द प्लेन है, मतलब प्लेन के अंदर है। मैं इसको समझाता हूँ, ठीक है? ये अंदर की ओर जा रहा है यहाँ से, ये अंदर की ओर यहाँ से जा रहा है, बस ऐसा दिखेगा। ये अंदर की ओर जा रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। समझ रहे हो? सर मतलब ये इनटू द प्लेन है, मतलब तुम अपने फोन पे एक पेन खड़ा करो इस पॉइंट पे रख के, वो हमारा जेड एक्सिस है। वो मतलब एकदम पूरा जो ऊपर की तरफ उठेगा। हाँ बिल्कुल वही। जैसे एक बॉक्स का एग्जांपल लेता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे इसको दिखाते हैं ना, यस सर। तो क्या ये टेढ़ा होता है? बॉक्स तो सीधा होता है ना। उसको साइड से देखेंगे हम्म। कैसा दिखेगा? वो साइड से देखेंगे तो सिर्फ ऐसा दिखेगा, बस ऐसा दिखेगा, है कि नहीं? हम्म। लेकिन हम्म। इसको हम ऐसे दिखाते हैं ना 3D में, थोड़ा सा टेढ़ा करके। क्यों? क्योंकि समझ में आए कि वो 3D है। तो उसी तरीके से यहाँ भी हम लोग अच्छा। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखाते हैं। सर उस बॉक्स को 2D की तरह कैसे देख सकते हैं? तुम साइड से देखो। और सर अगर 1D में देखना हो तो? 1D में कैसे देख सकते हो? 1D तो एक लाइन है ना, 1D में तो सिर्फ लाइन को ही देख सकते हो। मतलब बस उसका एक लाइन दिखेगा हम लोग को? 1D तुम हर चीज को 1D में नहीं देख सकते हो ना। 1D में वही देख सकते हो जो है 1D, 1 डायमेंशन में। 3D को तुम एक साइड से देखोगे तो 2D तुमको दिखेगा, लेकिन 2D को तुम 1D में नहीं देख सकते हो। हाँ सॉरी, मतलब 3D को तुम 1D में नहीं देख सकते हो, 2D को तुम 1D में देख सकते हो। जैसे एक प्लेट है, ये तुम्हारा हम्म। प्लेट है, मतलब समझ यस रहे हो सर। ना, एक पतला सा प्लेट है। इसको तुम साइड से देखोगे तो तुमको ऐसा दिखेगा, एज दिखेगा। दिखेगा ना, यस सर। प्लेट है। और ये 1D में तुमको ऐसा दिखेगा। तो 3D को तुम 1D में नहीं देख सकते हो, 2D को देख सकते हो 1D में। देखो 2D को। तो बेसिकली हम लोग को हमारा 3 डायमेंशन होता है, ठीक है? एक्स वाई जेड 3 डायमेंशन होता है। तो 1D मोशन में हम लोग को एक डायमेंशन पढ़ना होता है, कोई भी एक डायमेंशन। उसमें मोशन अगर हो रहा है किसी ऑब्जेक्ट का, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है तो वो या तो इसके अलोंग होगा, मतलब ऑब्जेक्ट या तो इधर मूव कर रहा होगा, या तो इधर मूव कर रहा होगा, या तो इधर मूव कर रहा होगा, या फिर इधर, मतलब एक ही डायरेक्शन। वो अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता है। मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसे मोशन कर रहा है तो इधर ही मोशन करेगा, वो ऐसे नहीं हो सकता है, वो सीधा मोशन करेगा स्ट्रेट लाइन के अलोंग। समझ रहे हो ना? इसका बहुत ही बेसिक सा एग्जांपल मैं तुमको देता हूँ 1D मोशन का। मोशन अंडर ग्रेविटी। अगर तुम किसी पत्थर को ऊपर से गिरा रहे हो, जैसे ये बिल्डिंग है, यहाँ पे तुम खड़े हो,
दिख रहा है ना, और यहाँ से तुमने एक पत्थर गिरा दिया, तो पत्थर क्या होगा, ऐसे 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 करके यहाँ पे आकर के गिर जाएगा। बोलो, यस सर। कभी ऐसा देखे हो पत्थर ऐसे ऐसे करके यहाँ पे आके गिरा हो? नहीं सर। नहीं हो सकता ना, जब तक हवा ना बह रहा हो। हवा बहेगा तो कुछ भी हो सकता है, बट जनरली अगर सर नहीं बह रहा है, हाँ इसमें डायरेक्शन ऊपर की तरफ भी हो सकता है क्या? मतलब अगर हम लोग स्टोन को ऊपर फेंके तो उस समय वो 1D होगा। 1D का मतलब एक लाइन के अलोंग, अगर ऊपर भी फेंक रहा है तो यहाँ से ऊपर जाकर के ये इधर थोड़ी चला जाएगा, ऊपर जाके वो नीचे ही आएगा ना। तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है? ऊपर से नीचे आ रहा है तो क्या वो स्ट्रेट लाइन नहीं है? और सर अगर पैराबोलिक मोशन हुआ तब तो वहाँ पे स्ट्रेट लाइन नहीं होना चाहिए। वो 2D हो जाएगा। जहां भी स्ट्रेट लाइन मोशन नहीं है वो हम लोग हमारा 2D मोशन हो गया। तो 1D मोशन को हम लोग और क्या कह सकते हैं? बोलो। स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन। बिल्कुल सही। तो ये स्ट्रेट लाइन मोशन भी कहलाता है। समझ में आ गया? सर इसको लीनियर मोशन भी बोलते हैं ना? बिल्कुल लीनियर मोशन कह हाँ। सकते हैं, लाइन मोशन, लीनियर मोशन, जो कहना है कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है, कि मोशन कैसा हो क्या रहा है, ऊपर हो रहा है, नीचे हो रहा है, बस वो स्ट्रेट लाइन में होना चाहिए, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, बस इतना ही समझना है। बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो, अच्छा सर, स्ट्रेट लाइन में होने का रीजन क्या है? वो तो टेढ़ा भी हो सकता था, जैसे आपने एग्जांपल दिया यहाँ पे। देखो एक एग्जांपल, मैं तुमको एक चीज समझाता हूँ कि तुम्हारे पास जैसे बहुत सारा पेन्स है, ठीक है ना, तो तुम जब क्लासीफाई करोगे तो एक कलर का पेन एक साथ जनरली रखते हो ना, कि चलो इतना 4-5 तो मेरे पास ब्लू कलर का पेन है, 4-5 पेन हमारे पास ब्लैक कलर का है, तो सबको अलग अलग करते हो ना। तो मोशन यस तो सर। इनफाइनाइट टाइप्स का हो सकता है, लेकिन वो सारा मोशन जो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है उसको हम लोग पढ़ते हैं 1D मोशन के अंदर। हमने नहीं बनाया है 1D मोशन, 1D मोशन पहले से हो रहा था, बस उसको हम पढ़ रहे हैं 1D मोशन को एक अलग कैटेगरी में। 2D तो मोशन मतलब जो हमने है, ऑब्जर्वेशन शुरू किया बस। हाँ हमने सिर्फ पढ़ा है कि जैसे बहुत सारा मोशन है, लेकिन उसमें से जो स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है हम उसको सिर्फ 1D मोशन में पढ़ेंगे। जो 2D मोशन हो रहा है उसको हम 2D में पढ़ेंगे, जो 3D मोशन हो रहा है उसको हम 3D में पढ़ेंगे। हमने नहीं खुद से बनाया मोशन, वो कहीं भी जा सकता था, तो जैसे ही अगर ये डायरेक्शन चेंज कर लेगा तो हम उसको 2D मोशन में पढ़ेंगे। समझ रहे हो ना? जैसे एग्जाम्पल समझो कि तुम क्लास 2-3 में क्या क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन ये सब पढ़ते थे? यस सर। तो क्या नहीं पढ़ते थे नहीं नहीं, 2-3 में नहीं। हम भी सोचे इतना 2-3 में रेशनलाइजेशन। चलो, तो क्या तुम 2-3 में रेशनलाइजेशन नहीं पढ़ते? तो क्या रेशनलाइजेशन नहीं था वहां पे? मतलब मैथ्स में रेशनलाइजेशन नहीं होता है? कहीं होता ही होगा, बट तुम नहीं पढ़ रहे थे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा भी उस टाइम उतना तुम्हारा नॉलेज नहीं था, ठीक है ना। आगे जाके तुम 8th 7th 8th में 9th में आए होगे तब तुम रेशनलाइजेशन पढ़े होगे, या बहुत तरीके का कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन ये सब पढ़े होगे। तो क्या है कि जब हम लोग को जहाँ पे जरूरत है जिस चीज का, वहां पे हम लोग उस चीज को पढ़ेंगे ना। हम लोग को 1D मोशन में सिर्फ 1D के बारे में पढ़ना होता है, तो यहाँ पे सिर्फ 1D पढ़ते हैं। जैसे ही सर वो मोशन, सर वो नहीं, मेरा हाँ बोलो। क्वेश्चन है कि ग्रेविटी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन में क्यों उसको, मतलब ऑब्जेक्ट को नीचे खींचता है? वो तो कोई और डायरेक्शन में भी खींच सकता था। हाँ ये क्वेश्चन है तुम्हारा। इसका हम्म। रीजन ये है ना कि वो क्या बोलते हैं, सुनो इस बात को, कि फोर्स जिधर लगता है मोशन उधर ही होता है, ठीक है। तो इसको समझने के लिए मैं तुम्हारे लिए एक अर्थ बनाता हूँ। ये देखो, ये हमारी दुनिया है, ये हमारा अर्थ है, ठीक है। तो बहुत छोटी है। बहुत छोटी हो गई है। देखो, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ किधर फोर्स लगाता है? अपने सेंटर की तरफ, ठीक है ना। तो ये हर यस सर। डायरेक्शन इधर ही फोर्स लगाएगा, कहीं भी रहो तुम, ये अपने सेंटर की तरफ ही फोर्स लगाता है। समझ में आ गया? यस सर। तो तुम कहीं से भी पत्थर गिराओ, ये हमेशा नीचे की तरफ इसीलिए आता है क्योंकि फोर्स इसी तरफ लग रहा है ना। हर जगह फोर्स तो इसी तरफ लग रहा है, सेंटर की तरफ। तो दूसरी तरफ कैसे जाएगा वो? फोर्स जिधर लगेगा उधर ही तो मोशन होता है। तुम यस सर। धक्का, जैसे तुम यहाँ पे खड़े हो,
तुम्हारा फ्रेंड तुमको पीछे से आके धक्का दे दे तो क्या तुम उधर गिरोगे या इधर गिरोगे या फिर सीधे आगे गिर जाओगे? सर आगे जिस तरफ धक्का आगे दिया। गिरोगे, ऑब्वियस सा बात है ना। तो जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डायरेक्ट मोशन होगा। तो इस पे फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा है तो मोशन भी सेंटर की तरफ ही होगा ना। ठीक है। यस सर, यस एक सर। देखो और एग्जांपल तुमको मैं देता हूँ। जैसे एक पत्थर है, एक लोहे का यहाँ से पत्थर, एक लोहे का टुकड़ा गिराओ और यहाँ पे एक बड़ा सा मैग्नेट लगा दो। ये मैग्नेट है हमारा, तो लोहे का पक्का बात है वो ऐसे जाएगा। तो वहां पे स्ट्रेट लाइन यस मोशन सर। नहीं होगा क्योंकि एक एक्स्ट्रा फोर्स इधर भी और लग रहा है उसके पे। जो ग्रेविटी बात से जाता सिंपल है। सा है, बात सिंपल सा है कि जो फोर्स जिधर लग रहा है मोशन उधर ही होगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ भी फोर्स लग रहा है, इधर की तरफ भी फोर्स लग रहा है, तो वो इधर भी मोशन करेगा और उधर भी मोशन करेगा, मतलब 2D मोशन हो जाएगा ये। समझ रहे हो? यस सर। तो इसमें देखो बहुत सारा छोटा छोटा सा टर्म्स हम लोग को पढ़ना होता है, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, मोशन, रेस्ट, उसके बाद फिर वेलोसिटी, स्पीड, एक्सीलरेशन, ये सब टर्म्स होता है जो जो आएगा आगे। अभी बहुत तुम लोग जो भी जानते हो एकदम भूल जाओ, कुछ भी काम के नहीं है, काम का नहीं है अभी तक। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, जो भी चीज जान रहे हो बिल्कुल काम का नहीं है। एकदम सब कुछ भूल जाना है एकदम। मैं जब मानता हूँ कि तुम लोगों को कुछ नहीं पता है, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, एकदम बेसिक से स्टार्ट करूंगा जो भी कि तुमको कुछ नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि सर देखो एक और कुछ। क्वेश्चन आ रहा है, हाँ बोलो। एग्जाम्पल जो आपने दिया उससे, हम्म कि सर फोर्स जो ग्रेविटी का होता है वो सर नीचे ही क्यों होता है? अभी तो मैंने इसका रीजन क्या है बताता हूँ मैं। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किसके वजह से लगता है ये तो पता होगा, मास के वजह से लगता है। यस सर। ठीक है ना। तो मास के वजह से अगर लगता है, जैसे ये अर्थ कहाँ गया हमारा, दुनिया ये रहा, इसको मैं मिटा रहा हूँ पहले। तो ये मास किधर है बताओ, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो ये जो पूरा मास है अगर हम इसको एक पॉइंट पे माने तो इसके सेंटर पे मान सकते हैं ना, क्योंकि देखो थोड़ा सा फोर्स इधर लगाएगा तो उसको इधर भी खींचेगा, तो मेन रिजल्टेंट तो इसका यहीं पे आएगा ना। यस सर। सेंटर होता है वही तो, इसको देखो एक कॉन्सेप्ट पढ़ना होता है, यही सब मैं बता रहा हूँ कि फिजिक्स में सब कुछ है, सारा आंसर्स तुमको मिल जाएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास का एक टॉपिक आता है सर, मतलब रोटेशनल में, कि हम लोग पूरा मास को अगर एक पॉइंट पे माने तो वो कहाँ मानेंगे, तो स्फेयर के केस में वो उसके सेंटर पे आता है। ठीक है, अलग अलग शेप्स का अलग अलग आता है सेंटर ऑफ मास। तो बेसिकली सेंटर ऑफ मास एक पॉइंट होता है जहां कि हम बोल सकते हैं कि पूरा मास वहीं पे कंसेंट्रेटेड है। बोलो सही है? सर हाँ, हम्म कैलकुलेशन के लिए। रियलिटी में ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं कि तुम्हारा शरीर का सेंटर ऑफ मास पे तुम्हारा सारा मास है, नहीं, तुम्हारा हाथ पैर में भी मास है। ठीक है ना। तो ऐसा तो वो सिर्फ सर कैलकुलेशन के लिए। सेंटर ऑफ मास मतलब कि जिस पॉइंट पे अगर उसको अटका के रखे तो उससे गिरेगा नहीं, बैलेंस रहेगा हाँ, पूरा। बैलेंस्ड रहेगा। तो बेसिकली एक कॉन्सेप्ट है बस समझने के लिए कि इसका ऐसा नहीं है कि सारा मास वहीं पे रहता है, बस समझने के लिए कैलकुलेशन करना है हमको, कुछ समझना है कि फोर्स कितना लग रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच में। तो हम लोग ये मान के चलते हैं कि वहां पे लग रहा है जहां पे उसका सेंटर ऑफ मास है। समझ में आया? क्यों यस मास, सर। क्यों अर्थ है जो नीचे की तरफ खींचता है, क्यों अपने सेंटर की तरफ खींचता है? क्योंकि उसका सेंटर ऑफ मास यही है, सारा मास यहीं पे हम मान सकते हैं। तो जब सारा मास यहीं पे है तो सारा फोर्स भी तो इधर ही होगा ना। यस सर। बोलो, समझ रहे हो? तो जब 1D मोशन ये सब हमारा खत्म हो जाएगा, फिर 2D मोशन स्टार्ट करने से पहले वेक्टर्स ये सब हम लोग पढ़ेंगे। वेक्टर के बारे में कुछ जानते हो? नहीं सर। चलो ठीक है, बिल्कुल नहीं जानो, वो जरूरत भी नहीं जानने का भी नहीं। जब 1D मोशन ये सब खत्म हो जाएगा तो हम लोग फिर 2D में जाएंगे, थोड़ा सा समझेंगे वेक्टर ये सब के बारे में पढ़ेंगे। और काफी मेहनत करना है वेक्टर्स के लिए, वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्योंकि वो पूरा फिजिक्स का बेस है, पूरा फिजिक्स में वेक्टर, स्केलर, यही सब करना होता है हम लोग को। तो सर वेक्टर्स तो पहले करना चाहिए ना? कर लेते हैं बट कोई दिक्कत नहीं है। पहले देखो, पहले बात है हम लोगों की एकदम सिंपल वे में स्टार्ट करना है। तो जो तुम लोग को थोड़ा बहुत पता है, जिसके बारे में तुम पढ़ चुके हो, वो स्टार्ट करना ज्यादा अच्छा है ना। 1D मोशन सब बहुत जानते हो, तो अगर मैं यस सर। स्टार्टिंग से वेक्टर समझाने लग जाऊं तो तुम्हारे सर के ऊपर से जाएगा, तुम पढ़ोगे नहीं, मुझे पता है। तो क्यों ना ऐसा चीज से स्टार्ट करें जिससे कि तुम थोड़ा बहुत मतलब पहले पढ़ चुके हो, तुम उससे थोड़ा सा कनेक्शन तुम्हारा बना हुआ है, तो वो चीज स्टार्ट करते जो तुम्हें थोड़ा पता हो। और ऐसे भी इसमें उसका जरूरत है नहीं तो हम क्यों पहले पढ़ाते हैं, जहाँ पे जरूरत आएगा वहां पढ़ाया जाएगा। तो सर फिजिक्स का जैसे अभी 11 में स्टार्टिंग कर रहे हैं, हाँ तो हाँ, कौन सा चैप्टर से शुरू करना चाहिए? 1D मोशन, बिल्कुल, ओके, मोशन इन वन डायमेंशन। ठीक है।
ठीक है ना। यस सर। तो बेसिकली देखो, मेहनत क्या करना, मैंने अभी बोला है कि जितना प्रैक्टिस करोगे स्टार्टिंग में, तुम्हारा पूरा 11th-12th उतना इजीली निकलेगा। स्टार्टिंग का जो आलसी जो होता है ना कि कंफर्ट जोन में तुम रहोगे स्टार्टिंग में, तो वो तुम्हारा फिर बाद में तुमको कंफर्ट जोन से पूरा 2 साल वो निकाल के रखेगा। पूरा 2 साल फिर कंफर्ट जोन में नहीं रह पाओगे कभी। अभी अगर थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकल करके मेहनत कर दोगे, क्योंकि देखो घर पे बैठो अभी कोई काम नहीं रहता है, स्कूल स्कूल सब समझ रहा हो कितना चलता है वो सब, बस तो टाइम पास के लिए, बट फिलहाल एकदम तुम्हारे पास बहुत ज्यादा टाइम रहता है पूरा दिन। बाहर तो निकल नहीं सकते हो खेलने के लिए, अगर मन भी होगा तो। कोलकाता में अभी हालत है नहीं बाहर निकलने का, यस तो सर। पूरा दिन घर पे ही रहना, तो क्या करोगे, पढ़ ही लो फिर, है ना। नहीं मन कर रहा फिर भी पढ़ लो, कितना बोरिंग तो है नहीं पढ़ाई, थोड़ा तो इंटरेस्ट आएगा ही, फिजिक्स पढ़ोगे, मैथ्स पढ़ोगे, केमिस्ट्री नया नया चीज पढ़ोगे तो, ठीक है ना। यस तो सर। वही बस बात है, सिंपल सा बात है कि अभी थोड़ा सा मेहनत करना है बस सब लोग को साथ में। जो भी मैं बोलूंगा, जो जो मैं डीपीपी दूंगा, क्वेश्चंस दूंगा, ये सब सॉल्व करते जाना है थोड़ा अच्छे से, फिर देखते हैं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, है ना। यस सर। चलो ठीक है फिर, चलो नाश्ता सर वास्ता फेस करो, रिवील। सो। क्या बोल रहे हो? फेस रिवील। अच्छा फेस देखना है, अरे लाइट नहीं है, छत पे हूँ इस वजह से फेस रिवील नहीं कर सकता। ठीक है कभी नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, ओके। ठीक है ना। मैं भी एक्चुअली घर आया हुआ हूँ, कोलकाता में हूँ नहीं, इस वजह से थोड़ा यहाँ लाइट का प्रॉब्लम रहता है, तो चलो बाय। यस सर। बाय सर। बाय सर।